नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के विजय चौक पर। अब नतीजों के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी बच गए हैं। एग्जिट पोल के जो परिणाम है वो सामने है। एग्जिट पोल के जो संदेश मिले हैं, संकेत मिले हैं, उसको लेकर पिछले कल से लगातार देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या कल इस देश की सियासत का इतिहास बदलने वाला है? देखिए, एनडीए अगर सरकार बनाता है तब भी इतिहास बदलेगा, तीसरी बार सरकार बनाएगी। अगर इंडिया सरकार बनाता है तब भी नया इतिहास बनेगा कि साहब 2 बार के शासनकाल के बाद अब इंडिया वापसी कर रहा है। इतिहास बनना है, लेकिन एग्जिट पोल के जो परिणाम सामने आए, जो संदेश सामने आए हैं, उसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का आखिरी घंटों में जवाब जानना जरूरी है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और यहां पर जनता भी मौजूद है। हमारे साथ सब लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा यशवंत देशमुख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं सी वोटर के। प्रदीप भाटी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और आलोक शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सब लोगों का स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत यशवंत जी आपसे करेंगे। यशवंत जी, अब कल से चर्चा कर रहे हैं आप लगातार, ये एग्जिट पोल, चाहे सी वोटर का एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल है, दूसरे संस्थाओं का, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब चंद घंटे बाकी बच गए हैं। कल इतिहास बनेगा जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया। लेकिन इस इतिहास के बनने से पहले कई तरह की बयानबाजी एक बार फिर शुरू होगी। कल के लिए क्या कहेंगे आप? कल के लिए मैं यही कहूंगा कि नतीजे आए, जो भी नतीजे आए सब लोग उसे स्वीकार करें। और चुनाव की गहमागहमी में बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, वो उसे चुनाव की गहमागहमी का हिस्सा मान करके, कल की बीती बात मान करके, छोड़ करके जो भी दायित्व, जो भी जनादेश इस देश की जनता देती है उसको स्वीकार जी। यशवंत जी, इसी से जुड़ा सवाल, मेरा सवाल यह है, हमने कहा कि इतिहास इसलिए कह रहे हैं, कुछ जिसे कहा जाए मौलिक सवाल है कि क्या कल जो भी नतीजा आएगा किसी के पक्ष में भी, इंडिया के, एनडीए के, एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी बदलेगी? ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है कि अगर वापसी होती है, अगर नहीं वापसी होती है तो नहीं बदलेगी। इन तमाम धर्मनिरपेक्षता की धुरी की सियासत बदल जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। तो ये तमाम सवाल है। देखिए, बहुत सारे उस तरह के जो पोल पोजिशन की धर्मनिरपेक्षता में, और देश बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र तो देखिए, ना इंदिरा जी खत्म कर पाई, ना नरेंद्र मोदी खत्म कर पाएंगे। लोकतंत्र नहीं खत्म होने वाला है। शासक आते हैं, जाते हैं। लोकतंत्र आपके, हमारे, जनता के कारण बना हुआ रहता है, इसलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन एक सत्ता परिवर्तन होगा क्या? 2004 जैसा कुछ हो जाएगा क्या? ये भी एक देखने की बात होगी। हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। और नहीं तो तीसरा वर्डिक्ट मिलेगा, तीसरा मैंडेट, तो वो एक तरह से ऐतिहासिक इसलिए होगा कि पंडित नेहरू जी के बाद में किसी को 3 मैंडेट बैक टू बैक नहीं मिले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो भी ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल। प्रभु चावला जी आपके पास आएंगे। प्रभु जी, आज कुछ तनाव में आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपने वैसे इस देश के कई चुनाव देखे, कई आम चुनाव देखे। इस चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या है कि कुछ तनाव नजर आ रहा है? हालांकि अभी तो आप मुस्कुरा रहे हैं। तनाव नहीं है, ये बुढ़ापा है। नहीं, इसे हम ये नहीं, इसे तो हम ये कहेंगे कि अनुभव है आपका ये। देखो, तो इतिहास तो बनेगा कल, जी। तो कोई सच नहीं है। पर एक बात बता दूं, भारतवर्ष जो है हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू सबसे ज्यादा सेक्युलर है। ये बात करके मान के चलनी है कि हिंदू जो है, जो सेक्युलर, अगर हिंदू अपने आप को कहता है, वो कभी कम्युनल हो ही नहीं सकता। इसलिए मान करके चलिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी वर्डिक्ट आएगी उसके अंदर सेक्युलरिज्म स्ट्रांग होगा। अपनी अपनी परिभाषा होती है कि सेक्युलर वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर। तो सेक्युलर अगर इंट्रोड्यूस कर दे कि कोई आदमी काला है जबकि वो सफेद है, तो आप कहते रहिए सफेद हो गया, सफेद हो गया। तो मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक प्रभु जी, एक और सवाल, जैसे मैंने यशवंत जी से एक और सवाल पूछा आपसे भी, ये अंडर करंट का जिक्र पिछले 2 दिन से हम लगातार कर रहे हैं, कई डिबेट्स में हो रही है। तो ये अंडर करंट का मतलब क्या होता है? आपने कई चुनाव देखे, बदलाव भी होता है या प्रो भी हो सकता है कभी? इस चुनाव की तुलना सिर्फ 2000 के चुनाव से 2004 के चुनाव से हो सकती है। जी। मैंने वो भी कवर किया था, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का इंटरव्यू मैंने चुनाव से 15 दिन पहले किया था कि क्या होने वाला है। तो उसके बाद ओपिनियन पोल हुआ, हमारे यहाँ छपा था, जिसके अंदर हमने बीजेपी को 350 सीटें दी थी इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर, और निकली थी 142 या 135, इनको पता होगा।
सवाल ये कि अंडरकरंट थी, अंडरकरंट किसकी फेवर में है ये पत्रकार पकड़ नहीं पाया। एग्जिट पोल हो सकता है कल निकले, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी एग्जिट पोल किया होगा, क्योंकि लगभग एक से लगते हैं सारे के सारे, तो इसका लगता है टैपिंग जो है, सोर्स जो डेटा जो है सबका सिमिलर लगता है। क्योंकि अगर अलग अलग है, अगर इनका 3 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2 लाख है, तो अलग अलग अगर सैंपल साइज है तो 10-15 लाख हो जाए, तब तो 400 सीटें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सोर्स एक ही कॉमन है, क्योंकि सबकी सीटें 335 से 375 तक आ रही हैं, परंतु देश के अंदर कल इतिहास बदलने वाला है। किसी तरह से भी देख लीजिए, अगर एनडीए आती है इतिहास जरूर बनेगा, इतिहास जरूर बदलेगा। और हमारे नरेंद्र मोदी पहले बैट्समैन होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो 3 टेस्ट में लगातार सेंचुरी बनाएंगे। ये बात भी आप कह रहे हैं। प्रदीप भाटिया हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपकी पार्टी का बड़ा जनाधार उस प्रदेश में जहां से 80 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश से, सब क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? ये अंडर करंट उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी बड़ा जिक्र करती रही तमाम रैलियों में, सभाओं में। देखिए, हमें तो लगता है कि हम वहाँ पे लगभग सारी की सारी सीट जीतेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि क्योटो को छोड़ के, क्योटो पे भी फाइट अब जो थी वो लगभग तय है कि वो हमारे फेवर में हो गई है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं एक छोटी सी बात के साथ कहूँगा कि एक मकान में एक आग लग रही थी, तो लोग बाल्टी से पानी डाल रहे थे उसमें, एक चिड़िया भी अपनी कोशिश करने लगी, वो भी अपनी चोंच से उसमें पानी उसने डाला, तो एक कौवा साथ पास में खड़ा था, उसने बोला आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो आपके इससे आग बुझने वाली नहीं है। तो उसने, चिड़िया ने बात कही कि ये जब तारीख लिखी जाएगी इस मकान की जलने की, तो ये तारीख में ये साफ होगा कि मैं आग बुझाने वालों में थे, आग लगाने वालों में से नहीं थी। तो अगर ये देश की जनता, ये जनमानस जो लोकतंत्र जिसको खतरे में लगता है, जिसको संविधान खतरे में लगता है, बेरोजगार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, जो किसान हैं, जो ये पेपर लीक से प्रभावित मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, ये सब प्रभावित लोग ने अपना योगदान इस ईवीएम मशीन में अपना जो मत डाला है वो अगर सरकार के खिलाफ है तो उन सबका योगदान होगा, और हम निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश देश में इंडिया गठबंधन। आखिरी रातें दावे करने भी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी, बताइए क्या कहना है? कल का इंतजार सबको है, हमने कहा जिस तरह से बात हो रही है इतिहास लिखा जाएगा, आपका क्या अनुमान? देखिए, लोकतांत्रिक पर्व समाप्त हुआ, सबने अपना अपना हिस्सा उसके अंदर अदा किया। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा। देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्तासीन रहे। उनका जो मानसिक, जो उनकी सोच थी देश के लिए, उसके आधार पर उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। वो मुसलमान, मछली और मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे तक पहुंचे। विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए और लोकतंत्र का पर्व समाप्त हुआ। कल आखिरी कड़ी है, सभी को इंतजार है, हमने भी मेहनत की है, देश की जनता बदलाव चाहती है। इंडिया गठबंधन कल शाम को इस समय पर सरकार बनाता हुआ नजर आएगा, और ये सरकार कल शाम के बाद दिखाई नहीं देगी। जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं 400 बार, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कल शाम तक का इंतजार करिए। देखिए, अब दावे का समय, प्रचार का समय खत्म हो गया है। बड़े बड़े दावे मैं सुन रहा हूं, राहुल गांधी जी के भी दावे सुने हमने, और भी खड़गे जी के भी सुने, और जो इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स हैं उनके भी दावे सुने। दावों में कितना दम है वो तो कल दिख जाएगा, अब सब पेटी में बंद है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस मंच से कि जो भी मैंडेट आया है और जो एग्जिट पोल के सर्वे दिखा रहे हैं, इस पे पूरा श्रेय जो है देश की जनता को देना चाहता हूं। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश की सेवा की, और देश की जनता, जो जनता जनार्दन है, उसके ही मैंडेट से उन्होंने पहचाना कि ये लौह पुरुष, ये जो लीडर है, उसमें इच्छा शक्ति है, उसमें पॉलिटिकल विल है कि बड़े फैसले ले सकते हैं देश की जनता के लिए, देशवासियों के लिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें पहली बात कि उनमें आइडिया भी है और उनमें क्षमता भी है, और दोनों को उन्होंने 10 साल तक दिखाया। इसलिए जनता ने पहचाना, और जनता ने इस बार लगता है बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसलिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है कुंभा, वो इस बार जो भी आगे के जो मसले हैं उसको सुधार के लेकर आएगा। इसलिए उन्होंने जनता का आशीर्वाद, जनता को धन्यवाद। ठीक है सर। प्रभु चावला जी, सवाल एक और है, क्षेत्रीय क्षत्र, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता भी यहां पर खड़े हैं, ऐसे देश भर में अगर अलग अलग राज्यों की बात करें,
उनके लिहाज से जो कल के जो भी चुनाव परिणाम होते हैं, खासतौर पर अगर हम अभी एग्जिट पोल हमारे सामने उसको आधार रखकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं 2 दिन से, तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पिछली बार अकेले 303 लेकर आई, एक तरफ कांग्रेस है, ये 2 राष्ट्रीय दल हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ क्षेत्रीय क्षत्रप जुड़ते हैं तब ये और ताकतवर हो जाते हैं। कल का जो अभी एग्जिट पोल सामने और कल के परिणाम, किस तरह की तुलना? यूपी के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जी। हाँ, यूपी की है ओवरऑल अगर और जी मोदी जी का नारा आपने देखा होगा पहले शुरू से, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, अगर जैसे पहले बता रहे थे, पहले जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, जब से मोदी जी आ रहे हैं 50% स्टेट इलेक्शन वो हारे हैं जी। इसका वहाँ पर जो डबल इंजन का था वो कमजोर था, एक इंजन था जो मोदी जी खींच करके ला रहे हैं अभी तक। अगर कल इनकी सरकार दोबारा से बनती है तो डबल इंजन की वजह से नहीं बनने वाली है, सिंगल इंजन है जो सुपर स्पीड पे चल रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाली है, अभी चली नहीं है। मोदी जी सुपर फास्ट स्पीड से इनको चला रहे हैं तो वो जीत करके लाएंगे। परंतु जो अभी रीजनल सेटअप की बात कर रहे हैं, बीजेपी में पिछले 10 साल से रीजनल सेटअप धीरे धीरे समाप्त होते चले आए। एक ही बचा हुआ जिसका नाम है योगी। योगी के अलावा कोई भी रीजनल सेटअप अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अपने सिर पर चुनाव जिता सकता हो। वो केवल मोदी जी के नाम पर जीत के आ सकते हैं, मोदी जी ही जिता करके लाते हैं। कर्नाटका के अंदर कोई नहीं जिता सकता, वो हार गए, इसलिए मोदी जी ने कोशिश की जिसकी वजह से कल सीटें आएंगी। कि कर्नाटका में अगर पहले कांग्रेस जीती है और कल जीतती है तो वहाँ पर लोकल सीट नहीं है वहाँ पर, और ऐसे योगी जी की वजह से यूपी के अंदर जीते जा गई। बाकी जगह कोई भी रीजनल सेटअप बीजेपी के पास नहीं है और ना ही कांग्रेस के पास है तो केवल क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। जैसे इनके पास अखिलेश यादव है, किसी के पास ममता बनर्जी है, किसी के पास कुछ है। इनके पास कोई भी, कांग्रेस के पास रीजनल सेटअप नहीं है जो किसी जमाने में होते थे, लेकर के चुनाव करके आते थे। आज बीजेपी की स्थिति वही है कि उनके पास मोदी के बाद नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है। लोकल लेवल पर, सेंट्रल में जिसको मर्जी मान लें, सारे देश के अंदर बीजेपी में मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 10, उसके बीच में कोई नहीं है। ये स्थिति है। यशवंत जी आपके पास आऊंगा। यशवंत जी, 31 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले 2024 में। अगर 19 की बात करें तो 29 करोड़ थी, 14 की बात करें 26 करोड़ का यह आंकड़ा था। इसके अलावा एक तो ये वोट बैंक, और दूसरी तरफ जो करीब 81 करोड़ मुफ्त राशन के जो लाभार्थी हैं। तो क्या लाभार्थी वोटर, महिला वोटर, बीजेपी बार बार दावा करती रही है, अगर अब तक देखें, हम पिछले चुनाव की बात भी करें तो ये 2 जो फैक्टर है ये बड़े निर्णायक रहने वाले हैं। एग्जिट पोल के हमारे सामने परिणाम भी है। देखिए, 3 बातें बहुत क्विकली मैं आपको रोहित बोलूंगा। पहली बात, इस देश में केवल 2 वोट बैंक हैं। एक वोट बैंक जो जाति, धर्म, इन सब के नाम का ज्यादातर इसके ऊपर वोट देता है, उस वोट बैंक का नाम है पुरुष। एक वोट बैंक है जो दिमाग लगा के गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस और मुख्य मुद्दों पे वोट देता है, उसका नाम है महिला वोट बैंक। यह देश, इसका लोकतंत्र आज की तारीख में महिलाओं के कारण ज्यादा बेहतर हो रहा है, उनकी भागीदारी के कारण बेहतर हो रहा है। नंबर दूसरी बात, इस देश की महिलाओं के वोट बैंक ने अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी जो डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस थी उसके ऊपर वोट दिए। इसीलिए इस देश में आधे से ज्यादा राज्यों में आज विपक्ष की सरकारें हैं और इसीलिए इस देश में केंद्र में अभी तक नरेंद्र मोदी की भी सरकार है। जी ठीक है। तीसरी बात, आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी टर्नआउट में तो बराबरी पे आ चुकी है। ये जो 33% का जब भी आरक्षण लागू होगा उसके बाद में इस देश का, मेरा मानना है कि स्वर्णकाल शुरू होगा जिस दिन इस देश की महिलाएं भागीदारी में आएंगी शासन में, केवल वोटर्स की लाइन में नहीं। 3 बातें बहुत क्लियर है। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूं कि लाभार्थी ने काम किया या राशन ने काम किया या मुफ्त, मैं इसको मुफ्तखोरी नहीं मानता। इस देश में अगर हमारे देश में बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके पास में अन्न खाने को नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अन्न दे। ये सरकार एहसान नहीं कर रही, ठीक है ना? इसलिए मैं उसको लाभार्थी नहीं मानता। और आज की तारीख में चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, अच्छी बात क्या आ गई है, लाभार्थी के ही नाम पे सही किसी भी सरकार की अब हैसियत नहीं है कि एक दूसरे की चलाई हुई स्कीम्स को कैंसिल कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है, हर कोई उसको टॉप अप करना चाहता है। 5 किलो आलोचना की, अंत में हुआ क्या, हम 10 किलो देंगे, यही ना हुआ? जी बिल्कुल। तो अब केवल टॉप अप्स होंगे स्कीम्स के, उसमें जनता जितना ज्यादा डिमांड करेगी सही है, करना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल यशवंत जी, अब देखिए ये लगभग हम लगातार एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं और अब इसे ये कहा जाए कि लगभग आखिरी डिबेट होगी, उसके बाद कल सुबह परिणाम हम लोग देखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन
उससे पहले सवाल मेरा तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के तमाम प्रतिनिधि यहां पर खड़े हैं इनसे सवाल है। मैं ये भी पूछूंगा, एग्जिट पोल पर भी पूछूंगा, क्योंकि यशवंत जी अगर हर घंटे हम लोग सुनते हैं एग्जिट पोल को लेकर, अगर इस घंटे नहीं सुना तो शायद यशवंत जी थोड़ा बैलेंस खराब भी हो सकता है, इसलिए वो भी सुनना जरूरी है, लेकिन वो आखिर में सुनेंगे। उससे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं और विपक्ष कह रहा है कि नहीं इस बार आप बदले जाएंगे। पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो गया, एग्जिट पोल की बहस अब खत्म होने का, क्योंकि कल परिणाम आने हैं। क्यों आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि आप आए? क्योंकि विपक्ष सीधा कहता रहा पूरे चुनाव में कि आप धर्म को लेकर आगे, चुनाव के बीच चुनाव में सेकंड फेज के बाद धर्म की एंट्री हुई, फिर से हिंदू मुसलमान होने लगा। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हकीकत जो है कि जो 10 साल का लेखा जोखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में देश को के उन्नति कैसे की, देशवासियों की उन्नति कैसे की और देश को कैसे आगे बढ़ाया, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में गए थे। हकीकत यह है कि जनता ने इस बात को पहचाना है कि अगर आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो रात दिन जनता के लिए और देश के लिए सोचता है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए और हमारे 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता में ये विश्वास रहा कि हमें अगर चाहिए एक ऐसा लीडर जो देश को आगे बढ़ाए, देशवासियों को बेहतर हालत में लेके जाए और बेहतर हालत में, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मुझे किसी पार्टी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारा कैंपेन का समय खत्म हो गया है, हमें कोई किसी से टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हर पल अगर हमें धन्यवाद देने का होगा तो हम जनता को धन्यवाद देंगे कि जनता ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को कि वो प्रधानमंत्री जी 10 साल थे, आगे भी 10 साल रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। जी, मैं आलोक शर्मा जी के पास आऊंगा। सर बताइए क्या कहना है आपका? जो मेरा सवाल वही आपसे जो इनसे सवाल था। देखिए, बिल्कुल मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल था, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता के बीच में ले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो ले गए तमाम चीज़ों को, जो जिन चीज़ों का कोई रिलेवेंस नहीं था। कि कांग्रेस आएगी तो ज़्यादा बच्चे वालों को प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, 2 कमरे में से 1 कमरा दे दिया जाएगा। अरे भाई, आपने 10 साल तक शासन किया, बताइए ना कि 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल कहाँ मिल रहा है? आप बताइए ना कि चाइना क्यों घुसा हुआ है? आप बताइए ना कि पुलवामा के शहीदों को आज भी शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? आप बताइए ना देश के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया? आप बताइए ना किसानों की आमदनी कब डबल हो गई? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इतना निम्न स्तर के भाषण और इतना निम्न स्तर का चुनाव प्रचार देश ने ना कभी देखा होगा और ना आगे भविष्य में देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से आप सत्ता में वापसी करेंगे, ये क्या नाम? ऐसा नहीं, विपक्ष का काम होता है जो देश सरकार की कमियां हैं उसको उठाया जाए। किसी ने भी सुना महंगाई के ऊपर कोई वोट मांगे गए हो? किसी ने सुना बेरोजगारी के ऊपर वोट मांगे गए हो? 2014 में जो नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, अब कहां गए? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार कहां गया? जवाब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, किसी के नाम पर वोट मांगा गया? वोट मांगा गया केवल और केवल देश की जनता को गुमराह करने के नाम पर। ठीक है सर, इसीलिए आपका जवाब लेते फिर लोगों के पास भी जाना है, इस बार जवाब देगी। जी देखिए, आज के दिन मैं बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं इनके किसी बात का उस तरह से जवाब नहीं दूंगा। ये इनको टोका भी नहीं मैंने, लेकिन मैं इनकी बात का जरूर जवाब देना चाहता हूं कि आज देश को ये पता है कि जब 2004 से 2010 के बीच में अगर कोई महंगाई का जो आंकड़ा देखेगा तो उसको भी पता है कि महंगाई कहां पर थी और आज कहां पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डे 1 में फैसला किया था कि हम जो इन्फ्लेशन है या महंगाई दर है उसको बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे ताकि आम नागरिक को उसका नुकसान ना हो। इसीलिए आज अगर देश के रेटिंग में अगर उसमें जो ऑब्जर्वेशन आया रेटिंग एजेंसी का कि उन्होंने कहा है कि अब जो है स्टेबल से पॉजिटिव किया है, तो उसका एक मात्र कारण है कि महंगाई कंट्रोल में रही है। उसका जो बोले इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी के बारे में कहा। ठीक है, जबर भाई, ये जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, देख रही है, सबके पास इनकी आंखों में पट्टी, कुछ लोगों के सवाल करेंगे। जी, इससे सवाल आपका, ये बताइए। सबसे तो जवाब किसी एक से लेंगे ना? कोई भी जवाब दे दे, ठीक है। तो हमारे 4 लाइनें हैं, सुनिएगा कि ये आप लोग जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, बताइए 400 पार किसके आ रहे हैं? देश में बढ़ रही है गरीबी, बताइए गरीबी कब मिटा रहे हैं? बताइए। देखो भाई, ऐसा है, 400 का नारा हमारा है और देश की जनता का ये एक इशारा है। उसी की वजह से हम आज, मुझे लगता है कि हम
वो 400 पार कर पाएंगे, और उसका धन्यवाद हम सभी जो लोग बैठे हैं और देश की जनता को देता हूं। लेकिन साथ साथ बोलना चाहता हूं कि अगर आपने महंगाई की बात कही, तो महंगाई दर देखो, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था और अभी जो है 4 के, ठीक है सर, एक और सवाल। मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से है। इन्होंने अभी कहा कि भाई मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स के ऊपर, विकास कार्यों के ऊपर वोट क्यों नहीं मांगे, जबकि बिल्कुल उन्होंने वोट मांगे हैं। मोदी जी अपने भाषण में सबसे पहले विकास कार्य गिनवाते हैं, परंतु जो न्यूज चैनल्स हैं वो उसका जिक्र नहीं करते। अब मेरा इनसे एक प्रश्न है कि यदि विकास कार्यों की बात है तो 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तो सोनिया गांधी ने सार्वजनिक मंच से यह क्यों कहा था कि भाई चुनाव जो है विकास कार्यों से नहीं जीते जाते, इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। इसका आलोक जी, हो गया सर, हो गया इतना। सर मेरा एक सवाल सबसे है, पहले मैं रोहित जी से पूछ लूं। रोहित जी, ऐसा कोई स्टेटमेंट सोनिया जी का आया था, आपको याद है? नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है जी, आप आपको बताइए। टोकना चाहिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्ञान चल रहा है सर, तो आपने टोक दिया। नहीं कहूंगा मैं। अगला सवाल सर मेरा एक सवाल सबसे है, राहुल गांधी का भी कुछ दिन पहले बयान आया कि ये एग्जिट पोल नहीं मोदी पोल है, और उनका कहना था कि वो 295 सीट्स के साथ सरकार बना रही है इंडिया गठबंधन। इस बात पे बीजेपी वालों का क्या कहना है, क्योंकि ये बात उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मोदी पोल। और सर आपका एक और बात था कि प्रधानमंत्री, चलिए जवाब ले लेते हैं इसका जवाब। देखो भाई, राहुल गांधी जी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, उनको अधिकार है, बिल्कुल जो भी आंकड़े बताएं उनको अधिकार है। हम अपने आंकड़े बता रहे हैं। किससे सवाल है? बीजेपी सरकार, मतलब यदि जनता को 4 किलो 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था को क्या हम सवाल उठा सकते हैं? यदि हम देश की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो फिर ये क्यों देश की जनता को 5 किलो? जबर भाई जवाब दीजिए। क्या सवाल किया उन्होंने? बस इनका कहना था कि जो मुफ्त राशन है, क्या सिर्फ इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा सवाल है, मैं इसको जवाब देता हूँ, बहुत विस्तार से नहीं बट हल्के से। कि देखो भाई, देश के खजाने में सारी जनता का अधिकार है, इसीलिए अगर देश के जनता को चाहे घर जिसको चाहिए तो घर देते हैं, जिसको बच्चा जब पैदा होता है ना, उस वक्त से आज हमारी सरकार ने 10 साल में बच्चा पैदा होने से उसकी पढ़ाई से लेकर है, वहां से स्कॉलरशिप से लेके, नौकरी से, रोजगार से लेके, घर के लोगों को छत देने का काम। और मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप जो भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो देश को बराबरी हक से देखता है कि सारी जनता उसके लिए बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कहते हैं मुस्लिमों को सपोर्ट करिए। कांग्रेस राम मंदिर आस्था का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा, ये कहां तक ठीक है? जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिएगा जी। देखिए, ऐसा है कि देश की जनता हमारे लिए बराबर, इसीलिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई, अगर आप देश की जो गवर्नेंस मॉडल सरकार का देखें, जो उसमें जितने भी वेलफेयर स्कीम है, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है मुस्लिम समाज की है। जनता हमारे जो आबादी है मुस्लिम समाज की 13-14% है, लेकिन भागीदारी जो है वेलफेयर स्कीम में 26%। ठीक है, कल केजरीवाल जी, सवाल किससे आपका है जी? किससे सवाल? आम गठबंधन से ही है। कल केजरीवाल जी जेल गए, वो ये कह रहे थे मैं देश को बचाने जा रहा हूँ। वो देश को बचाने नहीं जा रहे, वो अपने को बचाने जा रहे थे, अपने को, देश को बचाने नहीं जा रहे थे जी। और एक बार बट गया देश, एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे। अरे ये तो स्टेटमेंट हो गया, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए भाई साहब। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। आप बोल रहे हैं महिलाओं के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तब आपकी कांग्रेस सरकार कहां पर थी? बताइए आलोक जी। बहुत बढ़िया। मेरे सुन लीजिए भाई जवाब। रोहित जी, पीछे बैठिए रोहित जी, अरे नहीं पीछे, रोहित जी, नारे मत लगाइए प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा सवाल। अब बात सुन लीजिए इनकी। बहुत अच्छा सवाल छोटे भाई ने पूछा। जब निर्भया केस हुआ तो यहीं पर जनता ने आकर, इसी चौक पर आकर विद्रोह किया था, पूरी तरह से आक्रोश किया था, और निर्भया का इलाज सिंगापुर में हुआ था और वो सरकार ने किया था। 5 निर्भया के जो गुनहगार थे उनको फांसी दे दी गई। लेकिन एक मिनट रोहित जी, एक मिनट। हाथरस के जो दरिंदे थे उनको सरकार बचाती थी, और उस बेटी को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन ऐसी राजनीति मत कीजिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है। सर की 10 सालों से आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भी प्रधानमंत्री और गुजरात के भी प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों चली जाती हैं, बिहार में कभी? जी जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक मिनट, कर्नाटका का देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो, बताइए ना भाई, बिहार का उत्तर प्रदेश में और तो देश के हर बनारस में नहीं जा रहे लेके हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, देश के सुन लीजिए जवाब।
अरे सुन लो भाई, एक मिनट में नहीं, बनारस में अगर कोई उद्योग लगाओ तो उसका नाम बता के जाइए मुझे। जी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे निर्भया केस में तेल डाल के जला दिया। निर्भया में नहीं कहा था, जब भाजपा के 1984 के अंदर 1984 पड़ोसी रहे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। को तेल डाल के जलाया था, वो क्यों जलाया था? भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या आपके जवाब पड़ोसी हैं? अरे साहब जी, ये हर और डिबेट लोगों में से पहुंच पूछे जाते हैं सवाल बीजेपी जी। का सवाल पूछने के लिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि एक तरफ ये बोला जाता है कि विश्व जो अपना देश की अर्थव्यवस्था है विश्व की तीसरे नंबर की बनने वाली है, लेकिन ग्लोबल इंडेक्स हंगर जो 2030 में आया था उसके अनुसार श्रीलंका और अब जो आस पड़ोस के देश है उनसे भी हालत खराब है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब बताइए। बीजेपी वाले नेता से सवाल है, ये कहते हैं 400 पार क्या, ये ईवीएम हटाएं और 400 पार के अर्थ के कमल का फूल क्या कमस्ताला। अब एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सुन नहीं पाया तो दूर से इनका कहना है कि ईवीएम, आप 400 पार का दावा कर रहे हैं लेकिन ईवीएम हटाइए, फिर देखिए, फिर दावा करिए, कह रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऐसे जो झूठे दावे हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। हर लोगों को बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, आइए ईवीएम में अगर कोई कमी है तो दिखाइए, कोई टैंपरिंग हो सकती है तो दिखाइए। कुछ पार्टियां आई, कुछ पार्टियां नहीं आई, लेकिन ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब जी, बुलाया आप बैठिए, आप सब कुछ पीछे देखा और बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ऐसे दावे को। एडवाणी जी गलत 2009 में ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे थे, फिर भाजपा विरोध क्यों कर रही थी? ईवीएम में सब कुछ सही था और भाजपा ये मानती है, तो 2009 में एडवाणी जी और भाजपा और मोदी जी क्यों विरोध कर? अब मेरे आखिर के दो सवाल आप सब उसका जवाब यह है कि वीवीपैट उस वक्त नहीं था, आज वीवीपैट है, हर क्लैरिटी है। यशवंत जी शुरुआत आपसे करूंगा। आज फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, क्या कहेंगे क्योंकि कल परिणाम आने हैं? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है। मेरा कहना है विपक्ष आरोप लगाए, पार्टियों पे लगाए, आप पे लगाए, हमारे ऊपर लगाए, वो सब कुछ ठीक है। जो संस्थाएं हैं और इस देश में प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जिनका काम देश के लोकतंत्र को बना के रखना है, आगे ले जाना है, उनके सुधार के लिए हम लोग मिलकर काम करें। लेकिन केवल अनर्गल आरोप लगा करके प्रक्रिया के ऊपर पूरा उसको नीचे गिराना ये उचित नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी अच्छा करना है, प्रभु चावला जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जब से ईवीएम पर शुरू हुई है वोटिंग, जो आज जिस तरह की बयानबाजी हुई है, पहले भी इस तरह की आपने देखा कभी, या इस बार कुछ अलग तरह का स्थिति देख रहे हैं? ईवीएम के ऊपर सवाल तो पहले भी उठाते रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पहले से अडवाणी जी ने उठाए थे, बाद में बदला आ गई। पर इस बार मैंने देखा कि जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, कांग्रेस पार्टी या बाकी विरोधी दल ईवीएम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, परंतु प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर जिसके माध्यम से काउंटिंग की जा रही है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमारी ईसीआई इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है जी, 64 करोड़ लोगों के, वहाँ के अफसर भी अच्छे हैं, परंतु उन्होंने अपनी साख खुद गिराई है कि समय पर इनकी जो भी इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे उसके जवाब नहीं दिए। उनको प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए थे। अगर वो प्रोसीजर कल फॉलो नहीं करते, मैं अभी भी कह रहा हूँ कल झगड़ा होगा इस बात पे कि 1200 पेज के कोड ऑफ कंडक्ट कोड लिखा हुआ है कि किस तरह चुनाव होगा, अगर उसको इलेक्शन कमीशन नहीं फॉलो करेगा कहीं पर भी तो झगड़े कल काउंटिंग सेंटर पे होंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कल का चुनाव जो है, जो वायलेंस आपने वहां नहीं देखी थी, कल उसका खतरा बढ़ सकता है, मेरे को लगता है। प्रदीप जी बताइए, ये सवाल एक दिन पहले इस तरह के सवाल बताइए। देखिए, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से चैलेंज किया है खुद इलेक्शन कमीशन को। आपने उनका पश्चाताप वाला कन्याकुमारी में साधना भी देखी होगी। आप खुद प्रत्याशी हैं उस समय पे और आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एसपीजी कवर है। एसपीजी कवर में आपको भी पता है कि काफी 100 मीटर दूर तक कोई आदमी आ नहीं सकता, तो क्या मीडिया वाले खुद पहुंच गए वहां पे? और इस तरह की चीज करना आप चैलेंज कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी गिनाए गए माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 ऐसे हम शिकायतें हो रखी हैं। 250 शिकायतें लगभग बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग को की। एक का भी समाधान, एक का भी रिप्लाई कभी किया गया? ठीक है, आपका एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आलोक शर्मा जी, आज इलेक्शन कमीशन आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है हर चुनाव वही बात प्रभु चावला जी ने कही, वही बात उन्होंने कही। जी सर, देखिए, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सवालों के घेरे में 10-10 महीने तक विपक्ष के सांसदों को मिलने का समय नहीं देता है। 11-11 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाता है तो बताता कितना % वोट गिरा है, और उसके बाद भी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगते हैं कि कितना वोट पोल हुआ है।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम सवाल हैं। और जो लोग आज एग्जिट पोल निकालने के माध्यम से विपक्ष पर कह रहे हैं कि विपक्ष अनर्गल बयान लगा रहा है, तो उनकी किस तरह की मानसिकता होगी, उनकी कितनी निष्पक्षता होगी, ये देश जानता है। चंडीगढ़ का वाकया तो सबने देखा होगा, मेरे काबिल साथी ने देखा होगा, वो भी अनर्गल बयान था। किस तरह से लूट तंत्र वहां पर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आकर निर्णय दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया उस व्यक्ति के ऊपर आज तक? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चाटुकारिता की हद एक नेक्सस में बदल चुकी है, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें एग्जिट पोल के लोग शामिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं इस बात को। जी चलिए, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बात की, बिल्कुल हमने ऑन रिकॉर्ड आपकी बात को लिया। आप कुछ कहना चाहें जफर भाई, आपके पास आता हूं। ऑन रिकॉर्ड चंडीगढ़ भी देखा है हमने, और ऑन रिकॉर्ड नहीं, फिर आप क्लीन चिट देने वाले कौन हैं? आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाले कौन हैं? आप कहते हैं जो हमने आरोप लगाए हैं वो अनर्गल है, इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आलोक जी सुन लीजिए आराम से, आपकी बात भी सुनी। यशवंत जी आप अपनी बात पूरी करें। आलोक जी ठंडा पानी पीजिए। नहीं, आप पीजिए ठंडा पानी अरे तो गुस्सा किस बात का महाराज? गुस्सा मुझे इस बात का है, गुस्सा मुझे क्योंकि सर मैं इस तरह की डिबेट बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने अपनी बात पूरी की, इनसे सवाल पूछ रहा हूं, इसके बाद इनसे सवाल कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत होगी? हाँ तो आप नेक्सस में आप भी शामिल हैं। अच्छा, हम भी शामिल हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। आगे ये तो गजब बता दीजिए। ठीक है, तुरंत अब ऐसा है, अब जो मैंने कहा वो तुरंत दोनों ने प्रूफ कर दिया। बोल लेंगे, दोनों हाथ मिला रहे हैं वहां। हाँ चलिए बताइए, बताइए लक्ष्मण जी, बताइए। पूरा देश देख रहा, दोनों हाथ मिला। सर सुनिए, बिल्कुल। अरे औरों की बात भी सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, इनकी बात भी सुन लीजिए, बोलिए। हाथ तो इसलिए मिलाया कि अब समझ में आया कि हम दोनों नेक्सस में एक साथ हैं। हाँ, ये अभी पता चला हमें भी। और अब केवल एक ही समस्या रह गई है। धन्यवाद। एक ही समस्या रह गई है कि नेक्सस में कल के दिन आप कहने लगेंगे जनता भी शामिल है, पूरा देश शामिल है, तो दिक्कत है ना। जब हम बोलते हैं कि आप कर्नाटक में जीत रहे हैं, तब आप नहीं बोलते कि आप हमको पैसे देते हैं, हम आपके पे चेक पे हैं। जब हम बोलते हैं आप तेलंगाना में जीत रहे हैं, आप तमिलनाडु जीत रहे हैं, आप बंगाल जीत रहे हैं, दिल्ली जीत रहे हैं इसी शहर में, तब हम अरविंद केजरीवाल के पेरोल पे होते हैं। नहीं, अब आप उत्तर मत दीजिए, अब आप सुनिए, आप काफी उत्तर दे चुके हैं। नहीं उत्तर क्या, अब एक मिनट, आप काफी उत्तर दे चुके हैं। अरे सुनिए ना, हरियाणा में आपकी सरकार बन गई, आपकी हरियाणा में सरकार बन गई, सरकार बनी क्या, बनी क्या, और आएंगी 40, तो फिर हम आपकी सुनते अच्छी बात क्या है। पोल वाले ये कहे कि विपक्ष अनर्गल बात कर रहा है। सर सुन लीजिए, आपकी भी बात सुनी इन्होंने, आप बताइए। यशवंत जी आपके पास आता हूं। हमारे दायरे में जफर भाई आप बोलिए। जनता यहाँ पर, अरे भाई, अनर्गल आरोप लगाने से जनता यहाँ पर है, जनता जनार्दन है, जनता समझती है सब कुछ। और ऐसा सुना है मैंने भाई, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब हारता आदमी तो क्या कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा, ऐसा सुना है मैंने। क्या सही बात है? आपने सुना है कि नहीं? आज कुछ ऐसे ही हमारे मित्र दिखा रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हारने की वजह से ऐसा नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। हार जीत जो है, देखिए कैंपेन खत्म हुआ, पर्व जो है कल खत्म हो जाएगा, और ऐसे नाराजगी नहीं। मैंने कहा ना, आज टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा इतना गुस्सा नहीं जरूरत है आज। चलिए अब एक आखिरी सवाल आप लोगों से, आपके पास भी आता हूँ। जफर भाई आपसे शुरुआत करूंगा, ऐसे आऊंगा और आखिर में यशवंत जी से जवाब लूंगा, लेकिन एक एक अपनी बात पूरी करिएगा, वक्त खत्म कम है, तो अपनी बात पूरी करके अगले की बात जरूर सुनिएगा, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। ये जो 400 पार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे आप? इनको मानते हैं? कितनी हद तक मानते हैं? आपको लग रहा है इससे बेहतर भी आपका प्रदर्शन? मैं आपको हकीकत बताता हूं। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप और जो है कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, दो तरह के क्लास होते हैं, एक जो लीडर्स होते हैं और एक जो है वर्कर्स होते हैं। उसमें हम सभी कार्यकर्ता हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे लीडर्स की जो कोशिश है, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए तो एक ऐसी सोच देते हैं जो जितना भी कठिन हो, लेकिन उसको पाने की कोशिश हम पूरी क्षमता लगाते हैं। हो सकता है 400 आए, हो सकता है 390 आए, हो सकता है 375 आए, ये मुझे मालूम नहीं, वो सब पेटी में बंद है, लेकिन हम 400 की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि हमें बार बार जमीन में जाकर ऐसा लगता है कि जनता हमें आशीर्वाद देना चाहती है। अभी भी 400 पार। जी आप बताइए आलोक शर्मा जी। एग्जिट पोल की मैं बात करूं, अब उस बात पे आइए जो आप कहना चाहते, बताइए। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल हो और चाहे 400 पार का नारा हो,
और चाहे बाकी की सीक्वेंस हो, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम है। कहीं ऐसा लगता है कि मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है जनता को कि जो भी आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे, कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल तो ऐसे आ ही रहे थे। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल तो आपको क्या लगता है परिणाम भी ऐसे आएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर मतलब परिणाम भी ऐसे ही आएंगे? देखिए, मैं मोदी जी की अरे तरह, सुन लीजिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। मैं मोदी जी की तरह या मीडिया के कुछ साथियों की तरह जोशी नहीं। जी जी जी, मेरा आकलन है, अपना अनुमान है जी। लेकिन जब एग्जिट पोल वाले ये ना कहें कि आकलन है, वो ये पूरा डिक्टेट करने लगे। हम तो कह रहे हैं कि अनुमान है, अनुमान है, संदेश है। नहीं क्या हम कह रहे हैं कि हमारा अनुमान है, हमारे सारे गठबंधन के लोगों का मिलकर अनुमान है कि 295 के पार हम जाएंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। छोटी सी बात बोलिए, जल्दी में बोलिए, मुझे जल्दी वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप फिर देखिए, इन लोगों ने इंडी गठबंधन ने फैसला, खासकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था कि एग्जिट पोल में नहीं जाएंगे, उसके डिबेट पे नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनको पता था कि हार रहे हैं। तो ऐसे में सबका जो मोरल लो था, इसलिए खड़गे जी ने इनको एक 295 का नारा दिया है, वो आज दिया है। नहीं, बहुत संक्षेप में देता हूँ रोहित जी। देखिए, अगर आप ये सब चीज मान लें कि जो बेरोजगार है वो बेरोजगार होके भी मोदी जी को वोट देगा, किसान उस जिसके पास जिनकी आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिन पे गोलियां चल रही हैं, जिनकी आय दुगनी होनी थी, वो सब कोई वादे पूरे नहीं हुए, वो मोदी जी को वोट देंगे। क्या वो महिलाएं वोट देंगी? पहलवान बेटियां से लेकर मणिपुर तक, हमारे बदायूं हाथरस वाली बेटियां, ये सब मोदी जी को वोट देंगी। अगर ये इनमें से कोई नहीं दे रहा है तो 400 पार का वादा बिल्कुल। प्रभु चावला जी क्या कहेंगे आप? ये जो एग्जिट पोल है, ये जिसे कहा जाता है ना कई बार कि संदेश वाहक को मारने वाली जो स्थिति होती है, संदेश वाहक का काम तो संदेश को आगे देना है। अगर लड़ाई दो पक्षों में हो रही है, खैर वो बात अलग है, समझने वाले समझदार है, जो ना समझ है वो ना समझ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साहब कि ये जो नेक्सस एग्जिट पोल के बारे में कहा जा रहा है, आपका अनुभव इसके लिए क्या कहता है? आपने कई एग्जिट पोल देखे, सहर्ष स्वीकार भी किया, जब गलत हुए तो उसको गलत भी माना, क्या कहेंगे आप? 1980 से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देख रहा हूं। ये पहली बार है, जैसे लगता है जितने ओपिनियन पोल आए हैं सारे के सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। जी, तो इसका सर सुन लीजिए, जफर इस्लाम साहब, और सर आपसे भी खासकर मेरी अपील है, प्रभु जी की बात सुन लीजिए। तो एग्जिट पोल पर ये जो आप नेक्सस जिसे आप करार दे रहे थे, मैं कह रहा हूँ पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने देखा कि 7-8 जो भी पोल कराने वाले हैं, उनकी सबका लहर एक ही तरफ जा रहा है। पहले कभी नहीं हुआ, कभी इधर से होता था, कभी होता। जसवंत देश को याद भी करा देता हूँ कि कई बार गलत भी निकलते हैं पोल, इसलिए नहीं कि इन्होंने बायस किया है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो एग्जिट पोल को मान करके चलेंगे, नारा लगाना इनका काम है, 400 आएंगी। 400 कैसे आएंगी उसका भी बता दूंगा। 425 सीटें बीजेपी लड़ रही है और 50 से कम सीटें इनके अलाइज लड़ रहे हैं, तो वो 50 में से 85 जीतेंगे और बीजेपी 400 में से क्या 475 जीतेगी, तभी 400 पास होंगे ना। तो ये गणित कोई सोचता नहीं है। नारा देना तो अच्छा काम है, देना चाहिए। मेरे को लगता है कल के आंकड़े जो परसेंटेज जो वोट्स हैं, नोट कीजिए इस चीज़ को, जो इन्होंने परसेंटेज वोट्स दिखाए हैं और नंबर ऑफ सीट्स दिखाई हैं और यूनिफॉर्मिटी सब पोल्स की है, तो 400 बीजेपी 400 पार कर जाएगी के लिए। ये अंडर एस्टिमेट किया है, इन्होंने जान के दे दिया कम ज्यादा सीटें अपोजिशन को, परंतु मेरे को लगता है या तो परसेंटेज वोट्स का कल निकलेगी। अब तो सर बस चंद घंटे बाकी बच गए, दोनों बराबर नहीं होंगी। मैं आज इनको चैलेंज करके कह रहा हूँ। जी यशवंत जी, आपका फाइनल कमेंट इसी बात को लेकर जो एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपने बोला एग्जिट पोल, बहुत सारे लोग 5 साल में एक बार आते हैं बरसाती मेढक की तरह से। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं 5 साल में एक बार नहीं आता हूं, मैं रोज ट्रैकर करता हूं, एबीपी सी वोटर का ट्रैकर। जैसे रोज बीपी नापा जाता है, रोज ब्लड शुगर पेशेंट का नापा जाता है, हम रोज करके रोज दिखाते रहे। अब आपको हम 1 साल से जब बीपी नाप के बोल रहे थे कि आपका बीपी गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, एक बार और बोल दिया और इस बार मैंने अकेले नहीं बोला, 10 लोगों ने और बोल दिया, तो आप इतने नाराज हो गए कि डॉक्टर को भी आप उठाकर गोली मारें। वो ठीक नहीं है। मेरा केवल ये मानना है, हमारा और आपका काम नेक्सस एक ही बात का है कि जो खबर है, जो जनता की नब्ज है, उसको टटोल करके दिखाना। बाकी संदीप भाई अपने एक बड़े अच्छे मित्र जो भी अभी हमारे साथ में कार्यक्रम करके गए, वो अपनी हरियाणवी में एक बड़ी अच्छी कहावत कहते थे। मुझे हरियाणवी बोलनी नहीं आती, बाकी भाई लोग मदद कर देंगे। कहावत केवल उसमें एक है कि नाई नाई कितने बाल, नाई बोलता है कि उतार के जजमान रख देता हूं, खुद ही गिन लेना। तो इतनी क्या बल करना, कल सारे बाल सामने होंगे, कल गिन करके हम लोग देख लेंगे। चंद घंटे बाकी है, सब लोगों के अपने अपने दावे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल उठाने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हाँ एग्जिट पोल सही साबित होंगे, गलत साबित होंगे, सब ऑन रिकॉर्ड है। हमने आप लोगों को दिखाया ये एग्जिट पोल है, जो नतीजे होंगे वो भी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर अब नेताओं को भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब बयानबाजी का दौर खत्म हो गया है। चंद घंटे बाद सबसे तेज सुबह 8 बजे से एबीपी न्यूज पर आप
नतीजे देखिए लोकसभा चुनाव के। नमस्कार।